तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 40 के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं, जो मेरा दूसरा चैनल है UI स्काई, उस वाले चैनल पे लुकिसम की वीडियो के ऊपर मेरे स्ट्राइक पड़ चुकी है, चैप्टर नंबर 486 और चैप्टर नंबर 490 पे। और स्ट्राइक की वजह से लुकिसम के चैप्टर में और ज्यादा अपलोड नहीं कर पाऊंगा। पहले मुझे कोशिश करनी होगी उन स्ट्राइक्स को निपटाने की। अगर वो हट जाती है तो उसके बाद हम आगे देखते हैं कि लुकिसम की वीडियो में अपलोड करूंगा या फिर नहीं। हालांकि मैं पहले से जानता था कि दूसरे वाले चैनल पे स्ट्राइक आएगी, इसलिए मैंने अपने मेन चैनल पे लुकिसम के चैप्टर्स नहीं डाले थे। बट फिर भी मैं अपने सेकंड चैनल को गवाना नहीं चाहता, इसलिए उसमें लुकिसम की वीडियो फिलहाल तो नहीं आएगी। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हांजू शियोंग को, जो कि प्योंगयॉन चो को बोल रहा होता है कि मैनेजर किम और उनकी गर्लफ्रेंड को भी उनके साथ ले जाए, यानी कि उनकी भी नई पहचान बना दे। क्योंकि इस वक्त कंडीशन ऐसी है कि मैनेजर किम के लिए ना साउथ कोरिया में जगह है और ना ही नॉर्थ कोरिया में। हांजू प्योंगयॉन से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद प्योंगयॉन कहता है, शियोंग तुम सच में एक असली मर्द हो, तुम ये सब कुछ अपने दोस्त के लिए कर रहे हो। बहुत अच्छे, मुझे पसंद आया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, लेकिन अभी मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अगली बार तुमसे कुछ मांगूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं समुद्र में एक बोट का सीन। इस बोट के ऊपर अभी हांजू शियोंग और जिनचॉल आपस में बात कर रहे होते हैं। क्योंकि हांजू बोट में बाहर खड़ा होता है, इसलिए जिनचॉल उसको कहता है, हे तुम्हें अंदर कैबिन में आ जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। तुम चिंता मत करो, चीजें काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। उस बंदे ने हमारी मदद करी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है उसने ऐसा क्यों करा। लेकिन जो भी हो, चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है, इसलिए अंदर आओ और आराम कर लो। अभी मैनेजर किम भी यही बोट में बैठे हुए होते हैं और हांजू शियोंग कहता है, सीरियसली तुमने मुझे एक थैंक यू तक नहीं बोला। लेकिन सच में मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वहाँ पे जो कुछ भी हमारे सामने हुआ उसके बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तुमने देखा वो बंदा कितना ज्यादा काबिल है, वो काफी कुछ कर सकता है। और प्योंगयॉन कितना ज्यादा काबिल है ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पास्ट का सीन, जहाँ पे प्योंगयॉन एक बंदे को कॉल मिलाता है और कहता है, हे ये मैं बोल रहा हूँ प्योंगयॉन। दूसरा बंदा कॉल पे प्योंगयॉन को कहता है, ओह सरचो, तो ये आप हो, आपने मुझे कॉल क्यों किया है? प्योंगयॉन कहता है, नहीं ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी एक मदद चाहिए। इसके बाद प्योंगयॉन कॉल वाले बंदे को मैनेजर किम के बारे में बताता है। और मैनेजर किम इस वक्त एक ऐसे इंसान है जिन्हें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों की ही सरकार ढूंढ रही है। और कॉल वाला बंदा साउथ कोरिया की एक जानी मानी हस्ती होता है, यानी कि एक नेता टाइप जो पूरे साउथ कोरिया में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, दूसरे नंबर पे, यानी कि सुप्रीम लीडर के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल। और उसके बावजूद भी यह बंदा प्योंगयॉन को सर कह के बुला रहा होता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि प्योंगयॉन खुद कितना ज्यादा पावरफुल है। कॉल वाला बंदा हैरान होकर प्योंगयॉन को कहता है, सर आखिर आपका मतलब क्या है? मैं ये नहीं कर सकता। भले ये बात मुझे आप बोल रहे हो, लेकिन फिर भी मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। जो कुछ भी हुआ है, प्रेसिडेंट ने उस बारे में अपनी नाराजगी जताई है। 73 वो जिंदा बच चुका है, इसलिए हमारा प्लान खराब हो गया है। साउथ और नॉर्थ कोरिया दोनों ही देशों के रिश्ते अभी खतरे में हैं, इसलिए 73 को मरना होगा। लेकिन आप चाहते हो हम 73 को वापस से अपने देश में ले लें? प्योंगयॉन कहता है, गी हियोंग तू सच में काफी ज्यादा बेशरम हो चुका है। मैं जानता हूँ सुप्रीम लीडर के बड़े बेटे को जान से मारने के ऑर्डर तूने ही दिए थे। गी हियोंग कहता है, लेकिन वो कोई ऑफिशियल ऑपरेशन नहीं था, वो ऑर्डर्स मैंने ही दिए थे, इस बात के रिकॉर्ड्स कहीं भी नहीं है। प्योंगयॉन कहता है, गी हियोंग अपनी सोच को इतना ज्यादा छोटा मत रख, तुझे चीजों को बड़े पैमाने में देखना चाहिए। क्यों? देख, साउथ और नॉर्थ कोरिया दोनों के रिश्ते हमेशा ही खराब रहते हैं। आम जिंदगी में जैसे दो लोगों के रिश्ते होते हैं, इन दोनों देशों के रिश्ते भी वैसे ही हैं। कभी तो नॉर्थ और साउथ कोरिया आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं और कभी उन दोनों के बीच में जंग हो जाती है। जो मैं कह रहा हूँ इस बात का गवाह इतिहास है। तो बता तू ऐसा क्या कर रहा है जिससे दोनों देशों के बीच में हमेशा के लिए शांति हो जाएगी, या फिर तू कुछ और कर रहा है? या तो दोनों देशों के बीच में हमेशा शांति कायम कर पाएगा? गी हियोंग कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं। इतने में ही प्योंगयॉन कहता है, नहीं ऐसा नहीं होने वाला, तू प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। खैर जो भी हो, ये बातें बाद में, लेकिन अभी के लिए सोच, वो बंदा तेरे लिए चेस का एक प्यादा है और उसका तू सही से इस्तेमाल कैसे कर सकता है? तू सोच रहा होगा आखिर तू 73 का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? प्याकोडू माउंटेन तू जो पहले स्पाई यूनिट बना रहा था, अब तू उसको पूरा कर सकता है। और उस स्पाई यूनिट को बनाने के लिए तुझे इस बंदे की जरूरत है। जब बात नॉर्थ कोरिया की आती है तो ये बंदा एक एक्सपर्ट है। मैनेजर की में सारी बातें सुन रहे होते हैं और चिल्ला के कहते हैं, हे आखिर तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो? क्या तुम बोल रहे हो कि मुझे साउथ जेसन में वापस चले जाना चाहिए? लेकिन जिनचॉल मैनेजर किम को चुप करा लेता है। इसके बाद प्योंगयॉन कॉल पे कहता है, गी हियोंग नहीं,
प्रो चोई, कम ऑन, मैं जानता हूँ तू एक समझदार बच्चा है, तू खुद बता सकता है कि तेरे लिए इस वक्त बेहतर क्या है। हम अभी उस बंदे की बात कर रहे हैं जिसने अगले नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर को जान से मारने की कोशिश करी है। तू बस एक बार इमेजिन कर, अगर वो नॉर्थ कोरिया के साथ मिल गया तो वो तुम्हारे प्रेसिडेंट को मारने के लिए भी आ सकता है, और जब वो साउथ कोरिया में ये करने आएगा तो क्या तुझे लगता है तू उसको रोक पाएगा? इसलिए जब अभी मैं तुझे उसे दे रहा हूँ तो तुझे उसे ले लेना चाहिए, नहीं तो बाद में तू पछताने वाला है। तो अच्छी तरह से जानता है चाहे कुछ भी हो, मैं इसके सारे रिकॉर्ड्स अच्छी तरह से साफ कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इस बंदे को नॉर्थ कोरिया वालों को भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे दे रहा हूँ इसे। मैं तुझे इतना अच्छा मौका बस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो अच्छी तरह से जानता है जब तक मेरा हाथ 73 के सर पे है तब तक वो मरने नहीं वाला है। तो अब बता, इस बारे में तू क्या बोलता है? गी ह्योंग कहता है, ठीक है सर, क्योंकि आप हमें उसे रखने के लिए बोल रहे हो तो हमें आपके ऊपर भरोसा करना होगा, लेकिन उस बंदे को अपने साथ लेने की हमारी एक कंडीशन है। इतने में ही प्योंगयॉन कहता है, क्या कंडीशन? आखिर तुम क्या बोल रहे हो? यहाँ पे कंडीशंस मैं रखूंगा। $2 मिलियन ये है उस बंदे को तुम्हें सौंपने की कीमत। एक मिनट, कहीं तो ऐसा तो नहीं सोच रहा कि वो बंदा तेरे बिल्कुल काम का नहीं है, इसलिए उस बंदे की कीमत इतनी नहीं होनी चाहिए। और ऊपर से मैं उसे तुझे देने के लिए बोल रहा हूँ, तो क्या तुझे ऐसा लगा कि मैं उसे तुझे फ्री में दूंगा? गी ह्योंग, आखिर तेरी दिक्कत क्या है? तुझे अच्छी तरह से पता है हम दोनों प्रोफेशनल्स हैं, और गी ह्योंग को अच्छी तरह से पता होता है कि मैनेजर किम उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उसने मैनेजर किम को अपने पास नहीं रखा तो आगे चल के वो साउथ कोरिया के ही प्रेसिडेंट को जान से मारने के लिए आ सकता है। और जहाँ पहले गी ह्योंग मैनेजर किम को लेने से मना कर रहा होता है, अभी वो प्योंगयॉन के साथ मोल भाव कर रहा होता है कि नहीं, मेरे को इतने में लगा दो, थोड़ा सा सस्ता कर दो, ऐसी बातें कर रहा होता है। और उसी पर जिनचोर और मैनेजर किम लोगों को ये अंदाजा होता है कि ये प्योंगयॉन बुढ़ा चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी अपना नुकसान नहीं करवा सकता, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, ये बुढ़ा हर डील में अपना प्रॉफिट करवाता है, और इसीलिए इस बुढ़े का नाम पूरी दुनिया में बोलता है। इसके बाद प्योंगयॉन पैसे वैसे की बात खत्म करके मैनेजर किम लोगों को कहता है, तो तुमने वो सारी बातें सुनी, तुम अब साउथ कोरिया जा सकते हो और वहाँ जाके अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो, लंबे बाल वाले के साथ और शियोंग के साथ। तुम भी बोट में चढ़ जाना, लेकिन उस लड़की के लिए मुझे अलग बंदोबस्त करना होगा, अभी उसका बंदोबस्त नहीं हुआ है, इसलिए 2 दिन बाद एक और शिप जाने वाली है, मैं इस लड़की को उस शिप में भेजूंगा। अभी इस लड़की की नई पहचान बनाने के लिए मेरे पास सही चीजें नहीं है, इसलिए इसमें कम से कम 2 दिन का समय तो लग ही जाएगा। लेकिन मैनेजर किम कहता है कि क्या? नहीं नहीं, वो भी हमारे साथ चलेगी। प्योंगयॉन कहता है, ठीक है, मुझे रोना धोना पसंद नहीं है, ये फालतू की चीजें करना बंद करो। अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई प्लान है तो बताओ, अगर तुम इससे भी बेहतर कुछ कर सकते हो तो जाके खुद ही कर लो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन तुम भी अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारे पास कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि तुम्हें उस लड़की को भी भेजना है। तुम चाहते हो इस लड़की की जिंदगी भी आगे सही तरीके से चले, इसलिए उसकी भी नई पहचान बनानी होगी। ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से फैसला करो कि आखिर तुम्हें करना क्या है। मैनेजर किम की गर्लफ्रेंड उनका हाथ पकड़ के उनको समझाती है कि अभी हमें ऐसा ही करना चाहिए जैसा ये इंसान बोल रहा है, और बस फैसला यहाँ पे हो जाता है, जैसा प्योंगयॉन बोल रहा होता है वैसा ही होता है। लेकिन मैनेजर किम अभी काफी ज्यादा चिड़चिड़े लग रहे होते हैं, इसलिए प्योंगयॉन कहता है, इतना ज्यादा चिड़चिड़ा होने की जरूरत नहीं है, तू साउथ कोरिया में जहाँ भी जाएगा मुझे अपना एड्रेस भेज दियो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस लड़की को वहाँ तक पहुँचा दूं। तो बता, क्या तुझे समझ आया मैंने क्या बोला? तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो वाला सीन जब मैनेजर किम बोट में जा रहे होते हैं। हांशु बोट में जिनचोल को कहता है, क्या सच में तुम्हारे हिसाब से सब कुछ सही है? क्या मैंने अगर इस मामले में और ज्यादा टांग अड़ाई होती तो क्या चीजें और ज्यादा खराब हो जाती? चीजें अंत में सब कुछ सही हो ही जाती हैं, लेकिन अब भी कुछ ऐसा है जो बात मुझे खाए जा रही है। हांशु को बस इसी बात का दुख होता है कि वो मैनेजर किम की गर्लफ्रेंड को बोट में नहीं ला पाया। मैनेजर किम अभी अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देख रहे होते हैं और जिनचोल हांशु को कहता है, भाई तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक होगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो हम सब कुछ ठीक करने के लिए लड़ेंगे। इसके बाद हम मैनेजर किम का एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे मैनेजर किम की गर्लफ्रेंड उनको एक घड़ी दे रही होती है जिसमें उनकी फोटो होती है। ये लड़की मैनेजर किम को ये चीज देते हुए कहती है, ये मेरी फोटो है, मेरे पास बस अभी यही है, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं इसे तुमसे वापस लूंगी, इसलिए जब तक हम दोबारा से नहीं मिलते इसको खोना मत, ठीक है? और मैनेजर किम इस चीज को अपने दिल से लगा लेते हैं। इसके बाद फ्यूचर वाले मैनेजर किम की वॉइस ओवर आती है, उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं उसे आखिरी बार देख रहा हूँ। उस दिन के बाद से पूरे 10 साल बीत गए थे, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा। इसके बाद हम देखते हैं साउथ कोरिया का सीन 10 साल बाद का, जहाँ पे मैनेजर किम अभी आ रहे होते हैं कहीं से, और उनके सामने बहुत सारे आर्मी के बंदे होते हैं जो कि ब्याकुडू माउंटेन स्पाई यूनिट के होते हैं। इनमें से एक बंदा चिल्ला के कहता है,
अटेंशन, सार्जेंट किम वापस आ चुके हैं। और यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो एक एक बंदा मैनेजर किम को सल्यूट करता है। सारे के सारे मैनेजर किम को वेलकम सर बोल रहे होते हैं। लेकिन मैनेजर किम कहते हैं मेजर जनरल कहाँ है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ मैनेजर किम इस वक्त तक ब्याकोडू माउंटेन के फाउंडिंग मेंबर बन चुके होते हैं, यानी कि ब्याकोडू माउंटेन के पहले स्पाई। इसके बाद हम देखते हैं योजुन जैंग को, जो कि ब्याकोडू माउंटेन का मेजर जनरल होता है। वो मैनेजर किम को बोल रहा होता है बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारा काम सच में काफी ज्यादा पसंद आया। तुमने अपनी अहमियत एक बार फिर से साबित कर दी है, तुम कमाल के हो। इस बार भी तुमने अपने मिशन को काफी अच्छे से अंजाम दिया है। व्लादिवोस्तोक की तो हालत खराब हो चुकी है। आखिर किसको पता था वो नॉर्थ कोरिया को हथियार सप्लाई कर रहा था। तुमने रशिया में भी अपना काम काफी अच्छे से करा है, तुम कमाल के हो। लेकिन मैनेजर किम को इसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और मैनेजर किम खुद से बोल रहे होते हैं मुझे अंदर से एक खालीपन महसूस हो रहा है। पिछले 10 सालों से मैंने हर चीज कर ली है, लेकिन मैं उसको नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ पे है। मैंने इस बारे में पॉन शॉप वालों से भी पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे बताने से इनकार कर दिया। आखिर वो इस वक्त कहाँ हो सकती है। वहीं जो भी मेजर जनरल होता है बड़बड़ाए जा रहा होता है। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम कहते हैं वो सब छोड़ो और जैसा तुमने मुझे वादा करा था अब मुझे जाने दो। मुझे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैनेजर किम के पास जो सूजिन रिम की एक फोटो होती है। वो क्योंकि एक घड़ी की तरह होती है, इस वजह से वो कुछ खराब हो चुकी होती है, उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ चुका होता है और मैनेजर किम एक बंदे से उसको ठीक करवा रहे होते हैं। वो बंदा मैनेजर किम को कहता है लगता है ये चीज साउथ कोरिया में नहीं बनी है, इसलिए मेरे पास इसके वो पार्ट्स नहीं है जो इस पे फिट आएंगे। मैनेजर किम कहता है क्या इसका मतलब है कि। दूसरा बंदा कहता है हाँ अब तुम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास अब बस यही रास्ता है, तुम ये फोटो हटा के कहीं और पे लगा लो या फिर इसके सही पार्ट्स ढूंढ के इसको सही करवा लो। मैनेजर किम कहते हैं प्लीज आपके पास कोई तो रास्ता होगा इसको सही करने का। दूसरा बंदा कहता है हाँ देखो ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अभी दुकानदार की बीवी ये सब कुछ देख रही होती है और यहाँ पे आके कहती है ओ माय आखिर ये लड़की कौन है। ये घड़ी सच में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, इसका डिजाइन भी काफी ज्यादा यूनिक है। दुकानदार कहता है हे हनी तुम भी यहाँ पे हो। उसकी वाइफ कहती है हे हनी मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आई हूँ। खैर वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लड़की बिल्कुल सूजिन की तरह लग रही है। इस औरत का पति कहता है आखिर वो कौन है। औरत कहती है अरे तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हें बताया था वो जवान लड़की जो बिल्कुल वैसे ही समाज सेवा करती है जैसे मैं करती हूँ। वो लड़की सच में काफी ज्यादा मेहनती है और काफी ज्यादा साफ दिल की है। काश वो लड़की मेरी बेटी होती। असल में जिस लड़की की बात ये बुढ़िया कर रही होती है वो मैनेजर किम की गर्लफ्रेंड ही होती है और मैनेजर किम को सूजिन का एड्रेस मिल जाता है जहाँ पे अभी सूजिन सबको खाना बांट रही होती है, यानी कि गरीब लोगों को खाना बांट रही होती है। सूजिन बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए बारी बारी से सभी लोगों को खाना दे रही होती है। इसके बाद एक और बंदा खाना लेने के लिए प्लेट आगे करता है और कहता है क्या ये जगह हर दिन खुली रहती है। सूजिन बिना उस आदमी का चेहरा देख के कहती है हाँ ये जगह हर दिन खुला रहती है, ये कल भी खुली रहेगी और परसों भी खुली रहेगी। सामने वाला बंदा कहता है सच में, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे कल भी आ सकता हूँ। सूजिन बार बार हाँ में जवाब दे रही होती है, वो बार बार यस बोल रही होती है और वो बंदा बार बार बोले जा रहा होता है और क्या कल के अगले दिन भी मैं यहाँ पे आ सकता हूँ और क्या इसके एक हफ्ते बाद भी मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। सूजिन को अभी अचानक से कुछ एहसास होता है और सामने वाला बंदा कहता है अगर मैं यहाँ हर दिन आऊंगा तो क्या तुम फिर भी यहीं पे रहोगी। सूजिन अपना चेहरा उठा के इस इंसान के चेहरे में देखती है और जैसा कि आप सबको पहले ही पता चल चुका होगा ये आदमी होता है मैनेजर किम। मैनेजर किम अभी सूजिन को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। मैनेजर किम कहते हैं फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और आखिरकार एक वॉरियर का खोया हुआ प्यार 10 साल बाद उसके सामने होता है। तो गाइस मैनेजर किम को उनका प्यार मिल चुका है, लेकिन मुझसे मेरा प्यार यानी कि सेकंड चैनल UI स्काई वो छीनने की कगार पे है। उस पे 2 स्ट्राइक्स आ चुकी हैं, बट कोई बात नहीं, इसका हम सबको पहले से ही अंदाजा था। लेकिन मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप समझने की कोशिश करना कि अब उस चैनल पे लुकिसम की वीडियोस कुछ टाइम के लिए नहीं आ पाएंगी, क्योंकि मुझे पहले स्ट्राइक के मैटर को जैसे तैसे सॉल्व करना होगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।